कवर स्टोरी की शुरुआत हम कर रहे हैं हादसे की खबर से। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक ट्रेन हादसा हो गया है। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतरे हैं और इस दर्दनाक हादसे में अब तक फिलहाल 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। माफ कीजिएगा, 4 लोगों की पुष्टि जो है वो बढ़कर 4 लोगों का आंकड़ा हो चुका है और कई लोगों के हताहत होने की अभी भी आशंका है। इस ट्रेन में कुल 24 बोगियां थी बताया जा रहा है, जिनमें से करीब 12 बोगियां हादसे का शिकार हुई हैं। ये ट्रेन पटना से गुवाहाटी जा रही थी। एक यात्री के मुताबिक अचानक से झटका लगा, जो चश्मदीद थे उनके मुताबिक झटका लगा और ट्रेन की बोगी पलटना शुरू हो गई। ट्रेन के 4 डिब्बे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत की है। केंद्रीय रेल मंत्री ने भी प्रधानमंत्री को हादसे की जानकारी दी है। खबर यह है कि हादसे के स्थल पर कल सुबह रेल मंत्री भी पहुंचने वाले हैं और इस हादसे पर ज्यादा जानकारी जुटाते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा मेहता जुड़ चुकी हैं। पूजा, फिलहाल हादसे के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? कोई एग्जैक्ट वजह हादसे की सामने आ पाई है? देखिए दीपक, अभी तक जो है हादसे के पीछे आखिरकार कारण क्या था ये नहीं बताया गया है। रेलवे अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद ही वजह जानी जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि ट्रेन डिरेलमेंट मामले में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है, 16 लोग जो है गंभीर रूप से घायल भी है और कुल मिलाकर 250 लोगों को अभी तक इवैक्यूएट कराया गया है और जलपाईगुड़ी के अलग अलग अस्पतालों में, फिर चाहे फालाकाटा हो, मोइनागुड़ी हो, जलपाईगुड़ी सदर हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया है। तो कुल मिलाकर वहां पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस जारी है, चाहे सिविल डिफेंस हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप हो। एनडीआरएफ की 2 टीमें वहां पर मौजूद है और रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन का काम आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि अभी अंधेरे में उन्हें आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन करना होगा। तो इसलिए जितना भी इक्विपमेंट है, फिर चाहे गैस कटर्स हो जिसकी मदद से जो अंदर फंसे लोग हैं, जो ट्रैप्ड है, उन्हें बाहर निकालने का काम हो या फिर आर्टिफिशियल लाइट्स को इंस्टॉल करना, वो तमाम काम जो है फिलहाल किया जा रहा है ताकि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके और उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट भी कराई जा सके। तो जलपाईगुड़ी अगर इस जिले की बात करें तो उसके आसपास जो जिले हैं वहां से भी एक्स्ट्रा एम्बुलेंसेज, एक्स्ट्रा मेडिकल टीम्स को वहां पर मंगाया गया है ताकि जो आशंका राज्य सरकार की ओर से जताई जा रही है कि कैजुअलिटी भी ज्यादा हो सकती है और बड़ा आंकड़ा हो सकता है उन लोगों का जिनको गंभीर रूप से चोटें आई हैं, तो इमीडिएट उनको मेडिकल अटेंशन दिया जाए, इसलिए वो तमाम अरेंजमेंट्स वहां पर किए जा रहे हैं। दीपक। बिल्कुल पूजा, और बताया ये जा रहा है कि जो एस बोगी हैं वहां पर लोग अभी भी फंसे हुए हैं और अंदर फंसे हुए हैं। आप बिल्कुल बता रही हैं, हम इसको समझ भी सकते हैं कि अंधेरे में रेस्क्यू का काम बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन क्या उम्मीद की जाए, क्या रात भर में ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुमकिन हो पाएगा? देखिए, क्योंकि मौसम भी खराब है और मौसम विभाग की ओर से ये प्रेडिक्शन दिया गया है कि 14 तारीख तक जो है बारिश हो सकती है। हालांकि अभी वहां पर बारिश नहीं हो रही है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशंस में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी अंधेरे में आगे का काम किया जा रहा है और चूंकि इस ट्रेन में कुल 24 कोचेस थे, जिसमें से कहा जा रहा है, जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है कि इंजन के बाद के 6 डिब्बे जो है वो डीरेल हुए। उसमें से कुछ ऐसे भी डिब्बे हैं वहां पर हालत ऐसी है कि कुछ कोचेस जो है ओवरलैपिंग है, तो वहीं पर ज्यादा दिक्कत है क्योंकि जो ओवरलैपिंग कोचेस है वहीं पर ज्यादातर लोग फंसे हैं और उनको आसानी से बाहर निकाला भी नहीं जा रहा है। इसलिए गैस कटर्स की मदद ली जा रही है, एनडीआरएफ की टीम्स की मदद ली जा रही है ताकि जो लोग वहां पर फंसे हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल पूजा, और बताया ये जा रहा है कि ये 5 राज्यों से गुजरती है ये ट्रेन। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के कई जिलों से गुजरती है। स्वाभाविक रूप से इन राज्यों के यात्री भी उसमें होंगे। जो लोग फंसे नहीं हैं और जो ठीक हैं, क्या उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अब तक कोई काम या कोई दूसरी हेल्पिंग ट्रेन या कोई दूसरी व्यवस्था हो पाई है?
देखिए, अभी रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है कि एक रिलीफ ट्रेन के लिए अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पहले अगर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाए ना, तो उसके बाद आगे का काम किया जाएगा, क्योंकि वैसे ही इस रूट से जाती हुई जो अन्य ट्रेनें हैं उसे फिलहाल डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि वहां पर फिलहाल अन्य ट्रेनों की आवाजाही बंद है। तो जिन पैसेंजर्स को गंभीर चोटें नहीं आई है, माइनर जो है चोटें आई हैं, तो उनको आगे पहुंचाने का काम किया जाएगा। और राज्य सरकार की ओर से भी कुछ व्हीकल्स अरेंज किए जा रहे हैं, ताकि अगर कोई बाई रोड आसपास जाना चाह रहा है तो राज्य सरकार उनकी मदद करके उन्हें घर भेजेंगे। लेकिन साथ ही जहां तक रिलीफ ट्रेन की बात है, तो अथॉरिटीज की तरफ से अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि कब और कहां वो रिलीफ ट्रेन भेजी जाएगी, ताकि जो कम इंजर्ड पैसेंजर्स है उन्हें घर भेजा जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द मुकम्मल हो, रिलीफ ट्रेन्स वहां पर पहुंचे, जो लोग फंसे हुए हैं उनको वहां से निकाला जाए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसा कि पूजा ने भी बताया, हमने भी बताया कि खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया है। सेंट्रल रेलवे मिनिस्टर जो हैं वैष्णव साहब, उन्होंने भी प्रधानमंत्री को खुद ब्रीफ किया है और बताया जा रहा है कि कल सुबह खुद रेल मंत्री हादसे वाली जगह पर पहुंचेंगे। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो। शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कोरोना के केसेस की। तो देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट जो प्रेडिक्शंस थे, जो थर्ड वेव को लेकर, अब थर्ड वेव के आगे तथाकथित या सो कॉल्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो नंबर्स दिख रहे हैं वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि ये लहर तीसरी लहर है। और इसमें जो प्रेडिक्शंस थे कि मामले 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक जाएंगे, तो 2.5 लाख के आसपास आज मामले पहुंच चुके हैं। 24 घंटे के भीतर 2,40,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और मंगलवार से अगर आप इन आंकड़ों की तुलना करेंगे तो 27% ज्यादा हैं। इसके साथ ही देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 11 लाख के पार हो गई है। संक्रमण दर 13% के पार पहुंच गई है। वहीं ओमिक्रॉन के मामलों की बात करें तो इसका आंकड़ा 5,500 के करीब पहुंच गया है। कोरोना के चलते सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र और दिल्ली का है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी का नंबर है। एक तरफ जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस जंग में वैक्सीनेशन भी तेज हो रहा है। देश में अब तक 154 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन का आंकड़ा 3,65,00,000 के आसपास पहुंच चुका है। और पूरा आंकड़ा अगर इस एज ग्रुप के बच्चों का देखें तो अलग अलग अनुमानों के मुताबिक 7 से 8 करोड़ बच्चों का हो सकता है। यानी कि अच्छी खासी स्पीड में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। और अगर शहर दर शहर अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो सबसे पहले अगर दिल्ली से शुरुआत करें तो दिल्ली में 24 घंटे के भीतर जो ताजा आंकड़ा आया है वो 28,800 के आसपास का है। कोविड से जान गंवाने वालों का आंकड़ा अब 31 हो गया है। कल 40 लोगों की मौत हुई थी, अब यह आंकड़ा 31 का बताया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या अब 94,000 को पार हो गई है। दिल्ली में संक्रमण दर 19% के पार पहुंच गई है। राष्ट्रीय राजधानी में अस्पताल में भर्ती और वेंटिलेटर पर मरीजों की संख्या भी लगातार अब बढ़ रही है। दिल्ली में 3 जनवरी से 12 जनवरी तक मौत का आंकड़ा देखें तो अब तक यहां 131 लोगों की मौत हुई है 3 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में, यानी कि लगभग 7 से 8 दिनों का यह समय और 131 लोगों की मौत। अब अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी लगातार 4 दिन तक मामले गिरने के बाद बुधवार को यहां कोरोना केसेस में इजाफा हुआ था और अब यहां पर ताजा आंकड़ा जो आया है वो 13,702 नए केसेस का है। हालांकि करीब एक हफ्ते पहले यहां 20,000 से ज्यादा मामले आ रहे थे, जो अब थोड़ा सा राहत की बात जरूर है कि 20,000 से नीचे हैं। 13,702 नए केसेस। इस बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राज्य में अभी भी 70% जो मामले हैं वो डेल्टा वेरिएंट के सामने आ रहे हैं। तो यानी कि ये जो कहा जा रहा था कि जो नई सर्ज है, जो ताजा लहर है, उसमें सबसे ज्यादा केसेस हो सकता है ओमिक्रॉन के हों, क्योंकि ये ज्यादा संक्रामक है। तो अब थोड़ा सा इस पर विचार करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का यह कहना है कि महाराष्ट्र में आने वाले 70% मामले डेल्टा के हैं। ये डेटा
क्या इंडिकेट कर रहा है, चिंता क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अगर ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते हैं तो ये इसका इन्फेक्शन माइल्ड है, ये ज्यादा गंभीर नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये डेल्टा के मरीज बढ़ रहे हैं तो फिर चिंता वैसी की वैसी बनी हुई है, क्योंकि डेल्टा में हमने देखा है कि मरीजों के लिए हॉस्पिटलाइजेशन और उनके गंभीर होने की दर जो है वो ज्यादा है। तो हमें थोड़ा सा इसको और स्टडी करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि वाकई में अगर 70% मामले महाराष्ट्र में डेल्टा के आ रहे हैं तो फिर उस अनुपात में क्या इंतजामात महाराष्ट्र में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हैं या नहीं। और देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बाकायदा बैठक की है प्रधानमंत्री ने। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों में कोरोना की स्थिति का जायजा भी लिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि वेरिएंट कोई भी आए, कितने भी आए, एकजुट होकर मिलजुल कर ही हमें इन वेरिएंट्स का, इन चुनौतियों का मुकाबला करना है। और आइए अब एक महत्वपूर्ण खबर जो कोरोना की इस ताजा लहर में देखने को मिल रही है वो है सेल्फ टेस्टिंग। आरटी-पीसीआर कराना बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद हो क्या रहा है कि घर में ही किट मंगवाकर लोग अपने टेस्ट कर ले रहे हैं। रैपिड एंटीजन किट्स बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल हैं। 250 से 350 रुपए के बीच में ये किट्स मिल जा रही हैं। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि इन रैपिड एंटीजन सेल्फ टेस्टिंग किट्स का जो आंकड़ा है वो सरकार के साथ शेयर नहीं हो पा रहा है और कई मामलों में तो इसके रिजल्ट्स भी गलत आ रहे हैं। तो क्या ये खतरे का नया संकेत है? क्या करना होगा सेल्फ टेस्ट किट को लेकर? पूरा मामला समझिए, फिर इस पर जरा विस्तार से चर्चा भी करेंगे। कोरोना के मामलों में आई तेजी के बीच एक और ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है और वो है घर पर ही कोविड टेस्टिंग। करीब 7 महीने पहले लॉन्च हुई सेल्फ रैपिड टेस्टिंग किट पहले जहां हफ्ते में 1 या 2 ही बिकती थी, अब एक दिन में ये एक स्टोर पर करीब 30 बिक रही हैं। मुंबई में इन किट्स की बिक्री में 100% का इजाफा हुआ है, तो वहीं इंदौर में भी मेडिकल स्टोर पर एक दिन में 15 से 20 किट बेच रहे हैं। सेल्फ कोविड टेस्ट की डिमांड बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है लोगों का डर। दरअसल कोरोना के लक्षण दिखने पर तमाम लोग अस्पताल पहुंचने से बच रहे हैं। लोगों को डर है कि साधारण सर्दी जुकाम पर अस्पताल जाने के बाद कहीं कोरोना ना हो जाए। इसके अलावा आरटी-पीसीआर के मुकाबले ये किट सस्ती है। ये किट करीब 250 से 350 रुपए के बीच मिल रही है। जहां आरटी-पीसीआर का नतीजा आने में काफी ज्यादा वक्त लगता है, वहीं इस किट के जरिए महज 15 से 30 मिनट के भीतर रिजल्ट मिल जाता है। भले ही ये किट बहुत तेज हो, लेकिन क्या इससे आने वाले रिजल्ट को पूरी तरह से सच मान सकते हैं? तो इसके जवाब में एक्सपर्ट्स की ना है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये टेस्ट किट 100% सही नहीं होती हैं। उनके मुताबिक आरटी-पीसीआर टेस्ट के मुकाबले सेल्फ टेस्ट किट के गलत रिजल्ट देने की संभावना ज्यादा है। होम रैपिड टेस्ट किट सिर्फ वायरस में प्रोटीन को डिटेक्ट करती हैं, वहीं आरटी-पीसीआर जैसे टेस्ट वायरस के जेनेटिक कंपोनेंट की जांच करते हैं। इससे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलने की संभावना रहती है और इसी वजह से आईसीएमआर ने कहा है कि इस किट की जांच में अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो अलग से टेस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना चाहिए। बाजार में आसानी से मिल रही इस किट को लेकर एक्सपर्ट्स चिंता में हैं और इसकी वजह है कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आईसीएमआर की मंजूरी के बाद रोजाना देश में लाखों किट बिक तो रही हैं, लेकिन इसका ना तो रिकॉर्ड मेडिकल स्टोर वाले रख रहे हैं और ना ही सरकार के पास इसका कोई रिकॉर्ड है। ऐसे में कई लोग सरकार को नहीं बता रहे हैं कि वो पॉजिटिव हैं। मुंबई में बीते दिन तक 96,000 से ज्यादा होम किट के जरिए टेस्ट हुए, लेकिन सिर्फ 3,000 लोगों ने ही पॉजिटिव होने की जानकारी दी।
एक्सपर्ट्स को चिंता है कि ज्यादातर लोग पॉजिटिव आने पर डाटा शेयर नहीं कर रहे। इससे न सिर्फ कोरोना मामले की अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, बल्कि इससे कोरोना के खिलाफ रणनीति बनाने में भी दिक्कत पेश आ रही है। बीएमसी ने सामने आकर लोगों से डेटा शेयर करने की अपील भी की है। नियम कहता है कि सेल्फ टेस्ट में नेगेटिव आने के बाद RT-PCR करवा लें, लेकिन लोग इस टेस्ट में नेगेटिव होने के बाद निश्चिंत हो रहे हैं। मौजूदा वक्त में RT-PCR के नतीजे आने में करीब 36 घंटे का समय लग रहा है। ऐसे में ये टेस्टिंग किट मददगार साबित हो रही है, लेकिन नतीजे छिपाने या ना रिपोर्ट करने का चलन हालात को और बुरा कर सकता है और इससे न सिर्फ डाटा छुपाने वाला खुद की जान जोखिम में डाल रहा है, बल्कि वो कोरोना के खिलाफ जंग को भी कमजोर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली वैक्सीन कमेटी के सदस्य और स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब के डायरेक्टर डॉक्टर समीर भाटी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर भाटी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि सरकार ने अब इस तरह की किट्स को परमिशन दी है, तो स्वाभाविक रूप से इसीलिए ये बड़ा इजीली अवेलेबल है मार्केट में, और उसके बाद सरकार ये भी शिकायत कर रही है कि लोग सेल्फ टेस्ट किट से अपना टेस्ट करवा ले रहे हैं और सरकार के साथ डेटा भी साझा नहीं कर रहे हैं। तो कंफ्यूजन किस लेवल पे है सर? सरकार के स्तर पर कंफ्यूजन है या लोग कोताही कर रहे हैं, लोगों की तरफ से लापरवाही है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, जब भी कोई किट किसी भी तरह की लॉन्च होती है तो उस किट के लिए कुछ डायरेक्शंस होती है, कुछ निर्देश होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती है जो ICMR अप्रूव करता है। इसी तरह से ICMR ने जो आपकी होम टेस्टिंग किट है उसके लिए भी अपनी गाइडलाइंस निर्धारित की हुई है, जो ICMR की वेबसाइट पे अवेलेबल भी है और किट के अंदर भी होती है। किट खैर अभी अप्रूव नहीं हुई है। किट अगर हम बात करें तो जब हमारा सेकेंड वेव थी उस समय भी अप्रूव थी, पर उस समय इतना इसका यूजेस नहीं था। इसका यूजेस सडनली अब जब से हम ये थर्ड वेव की बात कर रहे हैं और जब से हम ओमिक्रॉन की, तब बहुत ज्यादा इसका यूज होना शुरू हो गया और RT-PCR के टेस्ट के मुकाबले में इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाने लग गया है, क्योंकि एक तो ये बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है, ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाती है, ऑफलाइन भी उपलब्ध हो जाती है। तो और दूसरा, कई बार अभी भी लोगों को लगता है कि इसका, क्योंकि वो सेल्फ रिपोर्टिंग करते नहीं है, इसकी ज्यादातर इन टेस्ट ये अनरिपोर्टेड रह जाते हैं, तो उनको लगता है कि वो जो एक आइसोलेशन वाला पीरियड है कहीं ना कहीं वो शायद अवॉइड किया जा सकता है। ऐसे कुछ कारण समझ सकते हैं कई लोग। बट इसका एक चीज जो हमें समझने वाली बात है कि इस टेस्ट के अगर हम बात करें, अगर क्या नुकसान है, जैसा एक वर्ड है फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या है कि आप कोरोना से संक्रमित हैं, आपका रिजल्ट नेगेटिव मतलब आया है, पर आप एक्चुअल में नेगेटिव नहीं है, क्योंकि उसके कुछ कारण हो सकते हैं। अगर हमने सैंपल ठीक तरीके से ना लिया हो तो इसके अंदर आपका टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है। आपका वायरल लोड उस टाइम आपने जब सैंपल लिया हो उस तरह से ना हो तो भाटी, मैं खुद कई रिपोर्ट्स इसमें पढ़ रहा हूं, और सिर्फ ये इंडिया की बात नहीं है सर, मैं यूके के डेटा पढ़ रहा हूं, मैं यूएस के साइंटिस्ट और वहां के जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं उनकी बातें सुन रहा हूं। वो भी यही कह रहे हैं कि जो सेल्फ टेस्ट किट से लोग घरों में टेस्ट कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि वो नेगेटिव हैं, ज्यादातर केसेस में तो नेगेटिव ही आ रहे हैं या पॉजिटिव हैं, तो ये फॉल्स रिजल्ट्स दे रहा है। जब सबको मालूम है कि इसको लेकर स्थिति क्लियर नहीं है कि ये जो सेल्फ टेस्ट किट है इसके रिजल्ट सही हैं या नहीं हैं, तो फिर सरकार इस पर बैन क्यों नहीं लगा देती है? क्यों फिर ये मार्केट में मिल रहे हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सारे फॉल्स रिपोर्ट नेगेटिव दे रहा है। मैं मतलब सरकार का जो मेन कंसर्न है कि जो पॉजिटिव है वो अपने आप को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये कंसर्न है। किट का ऐसा नहीं है कि किट की बहुत सारे लिमिटेशन है। अगर आप पॉजिटिव हो तो उसमें जो गाइडलाइंस दी हुई है कि आपको अपने आप को रिपोर्ट करना है, और उसमें एक ऐप आपको डाउनलोड करनी होती है, उसके अंदर इसको स्कैन करके आपको, पर ये सब कोई करता नहीं है। तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने होम टेस्टिंग घर पे की होगी, वो पॉजिटिव होंगे पर उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया अपने आप को। भाटी, एक किट मैंने भी देखी थी, आप सही कह रहे हैं कि इसमें दिया हुआ है कि आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, बट उसकी कोई बाध्यता नहीं है। सरकार कैसे ये चेक करेगी कि जिस व्यक्ति ने केमिस्ट की शॉप से ये किट ली है वो घर जाके ऐप डाउनलोड करेगा, उसमें अपना नाम या पता या फोन नंबर रजिस्टर करेगा? ऐसी कोई बाध्यता नहीं है सर। तो फिर सरकार सिर्फ अपेक्षा कर रही है लोगों से, अपेक्षा करके कुछ होगा क्या? अगर तो इस पे क्या सरकार को ये नहीं होना चाहिए कि जिसको आप किट दे रहे हैं बाकायदा उसका नंबर नोट हो, उसको ट्रैक किया जाए,
उससे पूछा जाए कि आप ये टेस्ट किट क्यों लेके गए, इसका रिजल्ट क्या आया, नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया, तो ये ट्रैक करना भी तो आवश्यक होगा। अदरवाइज ये तो सिर्फ आपने एक परमिशन दे दी और फिर कुछ कंपनीज जो है इसका फायदा उठा रही हैं, उसका कोई नतीजा भी, कोई रिजल्ट सकारात्मक रूप से सामने आ नहीं रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है वो कोविड के खिलाफ लड़ाई में। हाँ जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अगर हम पेंडेमिक की बात करें तो पेंडेमिक के मैनेजमेंट के लिए हमारे लिए डेटा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक चीज हमें लॉजिकली समझने वाली बात है, देखिए होम टेस्टिंग क्यों करेंगे? अगर सिम्टम है तभी लोग होम टेस्टिंग के लिए किट को ले रहे हैं। और अगर हम डेटा देखें, जैसा अभी मुंबई ने भी बताया है कि जो किट की परचेज है वो बहुत ज्यादा है, पर जो रिपोर्टेड केस है वो बहुत ही कम है, जबकि पेंडेमिक में ऐसा होता नहीं। जिस तरह से अगर हम पॉजिटिविटी के रेट के हिसाब से भी देखें तो इतने कम केसेस रिपोर्टिंग है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर गैप है। एक इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज ये आ जाता है कि जिस तरह से हम बार बार इस चीज के लिए एम्फेसिस कर रहे हैं कि जो हाई रिस्क वाले लोग हैं, फॉर एग्जांपल हमारे एल्डरली लोग हैं, कोमॉर्बिड वाले लोग हैं, उनका अगर होम टेस्टिंग कर रहे हैं और उसमें वो नेगेटिव आ गया तो उनको लगता है कि फिर ये नेगेटिव है और फर्दर उसको रिकन्फर्म नहीं कर रहे आरटीपीसीआर टेस्ट से, तो कहीं ना कहीं उनके ट्रीटमेंट में भी डिले हो सकता है। और दूसरा, जैसा मैंने बताया कि जो आपके सिम्टोमेटिक लोग हैं वो नेगेटिव आ गए तो वो समझेंगे कि वो नेगेटिव है और वो इन्फेक्शन को और स्प्रेड करते रह सकते हैं। थर्ड, एक जो चैलेंज आता है कि कई बार जैसे हम लैब्स में टेस्ट करते हैं या जो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है तो उसके सैंपल्स को हम प्रिजर्व करते हैं और उन सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजा जाता है कि अभी फर्दर कौन सा वेरिएंट चल रहा है। तो इस तरह के सैंपल्स ऐसे कोई घर में कहाँ पे प्रिजर्व किया जाएगा, उसका वो भी ट्रैकिंग नहीं हो सकती कि उसका फर्दर हम आगे जीनोम सीक्वेंसिंग करके कोई नया म्यूटेंट तो नहीं आया है, वो भी हम जानकारी नहीं हासिल कर सकते। तो कहीं ना कहीं इसकी ये कुछ लिमिटेशन है जो पेंडेमिक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल, मेरे को ये बात गले उतरी नहीं डॉक्टर भाटी। और मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, मेरे को एक और बात समझ में नहीं आ रही है। आईसीएमआर ने ताजा गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। पहले भी आईसीएमआर ने कहा कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में आते हैं तो जब तक आप हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं है, कोमॉर्बिडिटी आपको नहीं है, तो टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अभी फिर आईसीएमआर कह रहा है कि आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है जब तक आपको लक्षण नहीं है। तो एक तरफ आप लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं कि वो टेस्ट ना करें, दूसरी तरफ आपने ये होम किट भी दे दी है जिससे लोग फॉल्स नेगेटिव आ रहे होंगे कई लोग, तो कई तो एसिम्प्टोमेटिक इस तरह से, तो बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक लोग। और जिस तरह से ओमिक्रॉन का सर्ज है, हाईली कंटेजियस ये वेरिएंट है, पता नहीं कितने एसिम्प्टोमेटिक लोग बाहर घूम रहे हैं, वो दूसरों को इंफेक्शन दे रहे हैं। और सरकार की एक तरह से इस पर मुहर है कि जब तक लक्षण नहीं है, आप कोमॉर्बिड नहीं है, टेस्ट मत कराइए। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डाल पाएंगे? हाँ, देखिए क्या है कि ये बड़ी डायनामिक सी चीजें हैं, बड़ी गतिशील सी। समय के साथ साथ हमें बहुत सारी पॉलिसीज को अमेंडमेंट करना जरूरी है। हमने जब सेकंड वेव में देखा था तो उस टाइम ये पॉलिसी नहीं थी, उस टाइम हम सभी के टेस्ट कर रहे थे, फर्स्ट वेव में भी सबका कर रहे थे। अभी जिस तरह से ये बहुत ज्यादा हाईली कंटेजियस है, इस टाइम हम देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट से ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमारा जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट कितना हो रहा है वो हमें हमारे लिए इस समय ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं अभी जैसे हम कर भी रहे हैं, फिलहाल ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं मैक्सिमम सिम्टोमेटिक पेशेंट ही पॉजिटिव हैं, ज्यादातर सभी को लक्षण आ ही रहे हैं। तो हमारे लिए अभी महत्वपूर्ण आ जाता है कि हम सिम्टोमेटिक को देखें, हाई रिस्क वालों को देखें, क्योंकि पैंडेमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्ट्रेटेजीज को थोड़ा थोड़ा रीडिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है समय पर अभी जिस तरह से हम इसके लिए होम टेस्टिंग के लिए बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण ये आ जाता है कि अगर सरकार के पास डेटा जाएगा तभी वो आगे अपनी पॉलिसीज निर्धारित कर पाएगी। जैसा कि हम इस कोविड के दौरान देख रहे हैं कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड आइसोलेशन, क्योंकि टेस्टिंग हो गई उसके बाद हम ट्रैक और आइसोलेट नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं वो हमारा जो प्रोसेस है वो अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल, और ये मुझे लगता है कि इसको सरकार को इस पर थोड़ा सा स्पष्ट होना चाहिए और लोगों को भी थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहिए कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल 95 है, आपको बुखार नहीं है 3 दिन तक, तो कोई ज़रूरत नहीं है टेस्ट कराने की। आप किसी पॉजिटिव के संपर्क में आ भी गए हैं लेकिन हाई रिस्क में नहीं है तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो बुनियादी सिद्धांत था टेस्टिंग और ट्रेसिंग का, इसको तो खुद सरकार ही एक तरफ से कह रही है, इनकरेज कर रही है। ऐसा जो लगता है
कि आप टेस्ट मत कराइए, टेस्टिंग नहीं होगी, ट्रैकिंग नहीं होगी, तो फिर एसिम्प्टोमेटिक लोग बाहर घूमते रहेंगे, वो पता नहीं किसको संक्रमण दे रहे हैं, जिसको वो संक्रमण दे रहे हैं क्या उसकी बॉडी उस संक्रमण को सह पाएगी, कहीं वो ज्यादा बीमार हो गया, उसके लिए ज्यादा घातक हो गया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मुझे लगता है कि थोड़ा सा सरकार को, आईसीएमआर को इस पर क्लैरिटी आवश्यक रूप से देनी चाहिए। बहरहाल डॉक्टर भाटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। और दूसरा, जो सेल्फ टेस्ट किट वाला जो मसला था, जो हमारा मूल मुद्दा आज की चर्चा का है, उस पर हम सब लोगों को यही सलाह देंगे अपनी तरफ से कि अगर आप सेल्फ टेस्ट किट घर पे लेके आए हैं तो डॉक्टर की निगरानी और देखरेख में करें। जो भी रिजल्ट आते हैं एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें, और यदि पॉजिटिव आते हैं उसमें तो फिर अपने नज़दीकी जो अथॉरिटीज़ हैं, कोविड सेंटर्स हैं, बीएमसी हैं, या जो भी नगरीय निकाय आपका है, उनमें ज़रूर रिपोर्ट करें, क्योंकि ये डेटा बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कोविड की ये तीसरी लहर के खिलाफ लड़ना है तो डेटा बहुत आवश्यक होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और इसी मुद्दे को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था कि बढ़ते कोरोना मामलों के बीच आईसीएमआर की जो कोविड गाइडलाइंस आई हैं, टेस्टिंग गाइडलाइंस है बेसिकली, इस गाइडलाइन में कई मामलों में टेस्ट नहीं करने की सलाह दी गई है। पूरी गाइडलाइंस क्या हैं और कब आपको टेस्ट नहीं कराने की छूट दी है आईसीएमआर ने, जरा देख लीजिए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने टेस्टिंग को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइन में साफ किया है कि अब हर किसी को कोरोना की जांच कराने की जरूरत नहीं है। गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना मरीज के संपर्क में आए सिर्फ उन लोगों को ही टेस्ट करवाने की जरूरत है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है या जिन्हें कोई गंभीर बीमारी हो। इस गाइडलाइन के मुताबिक हल्के केस जिनमें 7 दिन बाद 3 दिन तक बुखार ना हो तो मरीज खुद को कोविड फ्री माने। आईसीएमआर का कहना है कि इसके बाद टेस्ट ना कराएं, क्योंकि शरीर में सिर्फ डेड वायरस ही रह जाते हैं। आईसीएमआर के मुताबिक कम खतरे वाले केस जिनमें बिना सपोर्ट अगर मरीज का ऑक्सीजन लेवल 95% से ज्यादा हो, बुखार जैसे कोई लक्षण 3 दिन तक ना आए, तो मरीज को घर भेजा जा सकता है। वहीं गंभीर केसों पर डॉक्टर फैसला लें कि मरीज की हालत कैसी है। आईसीएमआर की इस गाइडलाइन से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ कम पड़ेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स इस पर सवाल उठा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बढ़ते संक्रमण से निपटने का बेहतर तरीका नहीं है और इससे कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर डब्ल्यूएचओ ने एक ताज़ा रिपोर्ट जारी की है। साप्ताहिक रिपोर्ट है ये। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि ओमिक्रॉन भले ही ज़्यादा फैलता है, लेकिन ये ज़्यादा गंभीर नहीं है। जो हम पढ़ ही रहे हैं, देख सुन भी रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा गंभीर नहीं है, बहुत ज़्यादा कंटेजियस है। मगर उन लोगों के लिए ओमिक्रॉन ज़्यादा खतरनाक है जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक इस साल के मध्य तक 70% आबादी को टीका लगाना ज़रूरी है। 90 देशों में अब तक 40% से भी कम आबादी को वैक्सीन की डोज दी गई है। वहीं अफ्रीका में 85% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की एक भी डोज नहीं दी गई है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक गर्भवती महिलाओं को कोरोना से संक्रमित होने का खतरा कम है, लेकिन संक्रमित होने पर गर्भवती महिलाओं को गंभीर बीमारियों का खतरा ज्यादा है। अच्छा, जब से कोरोना की शुरुआत हुई है तब से एक सवाल सबके जहन में था, और ये भ्रांति के रूप में बीच बीच में हम सबके बीच में आया और चला भी गया। ये सवाल है, क्या कोरोना हवा में रह सकता है? अब इस बीच बहुत सारी स्टडीज आई जिन्होंने कहा कि रह सकता है, अगर बंद कमरा है तो वहां रह सकता है। किसी ने कहा नहीं, हवा से हवा में अगर नहीं फैल रहा है तो फिर इतना ज्यादा संक्रामक कैसे है? बहुत सारी स्टडीज आई। एक ताजा स्टडी इसी कड़ी में एक और आई है। यह स्टडी कह रही है कि रहता है कोरोना हवा में भी, और कम से कम 20 मिनट तक तो रहता है। हालांकि 20 मिनट तक क्या ये संक्रामक रह सकता है? क्या इसमें इतनी शक्ति है कि ये दूसरे को संक्रमण दे सके हवा में रहते हुए? देखिए पूरी रिसर्च का मजमून इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में एक बार फिर कहर मचा दिया है। भारत में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। कोरोना वायरस के कई वेरिएंट भी हमने देखे। पहली और दूसरी लहर में
कई बार इस बात पर अध्ययन हुआ कि क्या वाकई कोरोना हवा में फैल सकता है। इस बार ताजा अध्ययन में इस सवाल का और तफसील से जवाब मिला है। खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस खुद हवा के संपर्क में आते ही बेदम होने लगता है। वॉशिंगटन में ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के एरोसॉल रिसर्च सेंटर के शोधकर्ताओं के मुताबिक कोरोना वायरस हवा के संपर्क में आने के बाद 20 मिनट में 90% कम प्रभावी हो जाता है। साथ ही इसके फैलने की क्षमता भी न के बराबर हो जाती है। स्टडी में यह भी कहा गया है कि कोरोना वायरस शरीर से निकलने के बाद करीब 5 मिनट तक एक्टिव रहता है। 5 मिनट बाद इसकी क्षमता कम होने लगती है, यानी 5 मिनट के अंदर इस वायरस के संपर्क में आने वाले सभी लोग संक्रमित हो सकते हैं। इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने देखा कि इंसान के फेफड़े से वायरस निकलते ही हवा वायरल कणों को सुखा देती है और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से वायरस का पीएच स्तर बढ़ जाता है। ये दोनों कारक वायरस को कम संक्रामक बनाते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि शुष्क हवा में कोरोना वायरस नम हवा की तुलना में तेजी से अपनी शक्ति खो देता है, यानी संक्रमित व्यक्ति के शरीर से निकलने के बाद कुछ देर ही सही, लेकिन कोरोना हवा में रह सकता है। ऐसे में रिसर्च से साफ है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बचाव के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन शरीर को अंदर से भी सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं, ताकि आप हर तरह से कोरोना को हरा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक और सवाल जो आया लोगों के जहन में, खास तौर से ओमिक्रॉन के सर्च के बाद, वो ये कि क्या बूस्टर डोज ओमिक्रॉन या डेल्टा के खिलाफ कारगर होगी, और अगर होगी तो फिर कौन सी वैक्सीन की बूस्टर डोज ली जाए। इसका जवाब है कोवैक्सीन। जी हां, भारत की अपनी स्वदेशी कोवैक्सीन की बूस्टर डोज डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों पर असरदार तरीके से काम करती है। इसे बनाने वाली भारत बायोटेक ने खुद यह दावा किया है। भारत की स्वदेशी कोवैक्सीन की बूस्टर डोज ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ असरदार है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने ये दावा अमेरिका में हुए स्टडी के आधार पर किया है। अमेरिका के जॉर्जिया में स्थित एमोरी यूनिवर्सिटी में की गई एक स्टडी के अनुसार कोवैक्सीन की 90% से ज्यादा सैंपल में ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी पाई गई। कोवैक्सीन के 100% सैंपल में डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी मिली। ट्रायल के दौरान बूस्टर डोज लेने वाले लोगों में एंटीबॉडी 2 डोज लेने के मुकाबले बूस्टर डोज में 5 गुना बढ़ गई। भारत बायोटेक ने ये भी दावा किया कि कोवैक्सीन के ट्रायल के दौरान साइड इफेक्ट भी बहुत कम ही सामने आए हैं। भारत में 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज दी जा रही है। उधर आयुष मंत्रालय ने कोरोना के इलाज को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कोरोना से लड़ाई में इम्यूनिटी को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। ओमिक्रॉन का एक ऐसा पहलू बताते हैं जिसके बाद एक कंपनी की नींद उड़ी हुई है। कैसे ओमिक्रॉन कहर बनकर टूट रहा है इस कंपनी पर और कैसे इसकी मुसीबत बढ़ा दी है, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना के नए वेरिएंट के आने से पहले आपने शायद ही ओमिक्रॉन शब्द सुना होगा, लेकिन मुंबई में 50 साल पहले ही इस शब्द की एंट्री हो गई थी। फर्क है तो सिर्फ इतना कि वो किसी वेरिएंट का नहीं बल्कि एक कंपनी का नाम है। दरअसल मुंबई के घाटकोपर इलाके में मौजूद है ओमिक्रॉन सेंसिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी करीब 50 साल पुरानी है, जो फार्मास्यूटिकल और ऑटोमेशन इंडस्ट्री को अपनी सर्विसेज देती है। 50 साल पहले इस कंपनी का नाम ओमिक्रॉन रखा गया था, जिसके पीछे कई वजह थी। पहली तो ये कि एक बिल्कुल हटकर नाम चाहिए था। दूसरा ये कि ये नाम ग्रीक भाषा के नंबर का है, जिसे इंजीनियरिंग टर्म माना जाता है। तीसरा ये कि कई बार इंजीनियरिंग फील्ड में ओमिक्रॉन को 0 माइक्रोन भी पढ़ा जाता है, जो बेहद महीन अवस्था के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले लोग ओमिक्रॉन बोलते थे तो इसका मतलब सिर्फ एक कंपनी का नाम होता था, लेकिन अब इसके मायने बदल गए हैं। आज भी पूरे देश में ओमिक्रॉन प्राइवेट लिमिटेड नाम के महज 3 से 4 फर्म्स ही मौजूद हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे तो पहले आप ओमिक्रॉन डालते थे तो फर्स्ट पेज पे फर्स्ट लिंक हमारा था,
Now we are probably on the 15th, 20th, 30th page. We don't know where we go. Because अब आप ओमिक्रॉन कहीं पे भी डालो तो लोगों के जहन में अब ओमिक्रॉन हमारा कंपनी नाम में नहीं आता है। हर्षिल शाह की चिंता ऐसे ही नहीं है। वो बताते हैं कि लोग अब इस नाम से डरने लगे हैं और अब नए ग्राहकों तक पहुंचना काफी मुश्किल हो रहा है। अब लोग ओमिक्रॉन सेंसिंग के बारे में नहीं बल्कि ओमिक्रॉन वायरस के बारे में बात करते हैं, जिससे कंपनी की ब्रांडिंग खराब हो रही है। हर्षिल बताते हैं कि फ्रांस में प्रेशर सेंसर बनाने वाली एक कंपनी का नाम भी ओमिक्रॉन है, जिससे वो भी डील करते हैं और ये कंपनी भी इसी तरह की मुश्किलों से जूझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आम निवेशकों के लिए एक अहम खबर आपको बता रहे हैं। आपको याद होगी हमारी एक मुहिम थी मार्केट माफिया, जिसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि कैसे फर्जीवाड़ा करके कुछ एडवाइजर्स जो अपने आप को बताते थे फर्जी तरीके से, वो आम निवेशकों के पैसों पर कुठाराघात किस तरह से कर रहे थे। इस पर कार्रवाई लगातार जारी है। सेबी ने एक बार फिर से टेलीग्राम पर शेयर टिप्स देने वाले कुछ ग्रुप लोगों पर कार्रवाई की है। टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, आप कोई भी सोशल मीडिया उठाकर देखिए, दरअसल इनका दायरा इतना बढ़ गया है कि अब सेबी को इस सफाई के लिए एक लंबी मुहिम चलानी जरूरी हो गई है। सेबी ने न सिर्फ फर्जी स्टॉक एनालिस्ट पर शिकंजा कसा है, बल्कि ऐसे एनालिस्ट की भी धरपकड़ की है जो ना तो सेबी से रजिस्टर्ड हैं, ना ही इस तरह के काम करने की उन्हें मंजूरी है। इस रिपोर्ट को अब आप देखिए और समझिए कि कैसे ये फ्रॉड एडवाइजर्स आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं और जाने अनजाने में आम निवेशक इनके झांसे में आ जाता है। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और सोशल मीडिया से टिप्स लेकर शेयरों की खरीद फरोख्त करते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब के जरिए फर्जी स्टॉक टिप्स देने वाले आपकी गाढ़ी कमाई पर चूना लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। हाल ही के दिनों में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के नाम से टेलीग्राम पर फर्जी टिप्स देने वाले कई ऐसे ग्रुप्स का भांडाफोड़ हुआ था, जो अवैध तरीके से रिटेल निवेशकों को ठगने का गोरख धंधा चला रहे थे। हम आपको साफ कर दें कि ना तो अनिल सिंघवी और ना ही जी बिजनेस से जुड़े किसी कर्मचारी का कोई टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल है। जी बिजनेस का, मेरा या हमारे किसी भी एम्प्लॉय का किसी तरह का कोई टेलीग्राम चैनल, कोई वो यूट्यूब चैनल पर्सनल लेवल पे, या क्या बोलते हैं इसको, और टेलीग्राम के साथ और कौन सा, सिग्नल, ये इस तरह के किसी तरह, सिग्नल पे भी चैनल होता है, नहीं होता? सिग्नल पे नहीं होता है, मैसेजिंग। अच्छा, तो हमारे किसी तरह के कोई चैनल्स हैं ही नहीं। सेबी ने ऐसे फर्जी स्टॉक एनालिस्ट की धरपकड़ के लिए एक टीम बनाई है। सेबी की इस टीम ने गुजरात में टेलीग्राम चैनल पर बुलरन 2017 चलाने वाले 6 ठगों को पकड़ा है, जो रिटेल निवेशकों को स्टॉक खरीदने की फर्जी सलाह देते थे। फर्जी टिप्स देने वालों पर आरोप है कि इन्होंने 10 महीनों में गलत तरीके से 2 करोड़ 84 लाख रुपए कमाए। ये लोग ना तो सेबी के रजिस्टर्ड एनालिस्ट थे और ना ही इन्हें इस तरह का काम करने के लिए मंजूरी थी। फिलहाल सेबी के ऑर्डर में साफ कहा गया है कि ठगी के पूरे पैसे इनसे वसूले जाएंगे। चलिए समझते हैं कि सोशल ऐप पर रिटेल निवेशकों को ठगने का ये गोरख धंधा कैसे काम करता है। सबसे पहले ये स्टॉक गुरु घंटाल टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल खोलते हैं और सब्सक्राइबर्स को शेयरों में निवेश संबंधी फर्जी टिप्स देते हैं। खासकर ये रिटेल निवेशकों को किसी पेनी स्टॉक यानी 1 से 5 रुपए वाले सस्ते शेयरों में पैसा लगाने की सलाह देते हैं। एक रणनीति के तहत ये फ्रॉड एडवाइजर पहले बल्क में ये शेयर खरीदते हैं, जिससे इन शेयरों की कीमत में मामूली बढ़त दिखाई देती है। दाम बढ़ते ही ग्रुप से जुड़े रिटेल निवेशक इन शेयरों की खरीदारी करने लगते हैं। नतीजन कुछ दिन में इन शेयरों के दाम कई गुना तक बढ़ जाते हैं और यही खेल हो जाता है। पहले से कौड़ियों के भाव शेयर खरीदे बैठे फर्जी स्टॉक एनालिस्ट मुनाफा वसूली कर अपना काम कर जाते हैं। शेयर मार्केट में निवेश के लिए हर कोई एडवाइस नहीं दे सकता है और किसी भी मीडिया के इस्तेमाल से स्टॉक मार्केट को लेकर बल्क मैसेजिंग या कॉल अपराध की श्रेणी में आता है। शेयर एडवाइस का कानूनी अधिकार सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स या कंपनियों को है जिन्हें सेबी ने मान्यता दे रखी है। ऐसे में फर्जी एडवाइजर्स से बचें और सुरक्षित निवेश के लिए सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स की ही सलाह लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो हमारी सलाह आपको यही है कि अगली बार कोई आपसे ये दावा करे कि वो आपको एडवाइस दे सकता है या दावा करे कि वो आपको शेयर बता सकता है कि इसमें मुनाफा होगा, तो ज़रूर ये सुनिश्चित कर लें कि उसके पास RIA सर्टिफिकेट है या नहीं है, यानी कि सेबी का वो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है या नहीं। इस बात की बारीकी से पड़ताल कर लें, ये हमारी आपको सलाह रहेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ राजनीति की बात कर लेते हैं। चुनावी माहौल जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, लिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से अपने कैंडिडेट्स की जारी की जा रही है। इसी क्रम में यूपी में 150 लोगों की लिस्ट कांग्रेस की ओर से जारी की गई है। खास बात यह है कि 125 लोगों के नाम है इसमें, माफ कीजिएगा 150 नहीं, 125 प्रत्याशियों की लिस्ट कांग्रेस की तरफ से आई है। खास बात यह है कि इसमें 50 महिलाएं हैं, यानी करीब 40% महिलाओं को लिस्ट में टिकट दिया गया है कांग्रेस की ओर से। नोएडा से पंखुड़ी पाठक, फर्रुखाबाद से लुइस खुर्शीद, संभल से निदा अहमद को टिकट मिला है और महिला उम्मीदवार में उन्नाव रेप पीड़ित जो थी उनकी मां का नाम भी इसमें शामिल है। और इधर बीजेपी की यूपी में थोड़ा मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई मंत्री बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं, कई विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। बीजेपी छोड़ साइकिल पर सवार स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे कई विधायकों के पार्टी छोड़ने की कतार लग गई है। कल दारा सिंह ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया। वहीं आज बीजेपी के शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा ने इस्तीफा दे दिया। कल समाजवादी पार्टी के, ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से जारी है, समाजवादी पार्टी के 2 विधायक भी बीजेपी में शामिल हुए थे। उधर पंजाब में भी सियासी सरगर्मियां लगातार तेज हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बार केजरीवाल ने एक ऐलान किया है कि सीएम पद का ऐलान वो किस चेहरे के आगे रखकर करेंगे, ये अब जनता तय करेगी। केजरीवाल ने सीएम फेस का फैसला जनता के सुझाव पर छोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी ने एक फोन नंबर जारी किया है जिस पर लोग 17 जनवरी शाम 5 बजे तक अपनी राय दे सकते हैं। केजरीवाल का कहना है कि जो इस सर्वे में सबसे ज्यादा वोट पाएगा उसी का नाम सीएम के तौर पर आम आदमी पार्टी पंजाब के लिए आगे करेगी। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 7074870748। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज़ छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं बाजार की। तो बाजार में आज वीकली एक्सपायरी के दिन सीमित दायरे में कारोबार हुआ है। सेंसेक्स आज 109 अंक की तेजी के साथ 61,259 पर खुला और दिन में इसने 61,348 का ऊपरी स्तर छुआ। इस तरह निफ्टी ने कारोबार के दौरान 18,272 का ऊपरी स्तर और 18,163 का निचला स्तर बनाया। निफ्टी के बैंक और फाइनेंशियल इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 85 अंक चढ़कर 61,000 के पार बंद होने में कामयाब रहा। वहीं निफ्टी 45 अंकों की बढ़त के साथ 18,250 के पार बंद हुआ। और मार्केट में एक्शन पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन साहब जुड़ चुके हैं। संदीप जी स्वागत है सर। आज दायरे में कारोबार हुआ है, कल कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है, क्या उम्मीद करें, कल कैसा मूड बाजार का रह सकता है सर, आपका अनुमान? या बिल्कुल, आज कटान भी थी और थर्सडे के दिन जिस तरीके से लास्ट में कहीं ना कहीं अच्छा बंद हुआ मार्केट और पूरे दिन SGX निफ्टी ने बहुत बढ़िया रुझान दिखाया था और उसके बाद से उस हिसाब से शुरुआत नहीं हुई मार्केट की और उसके बाद पूरे दिन एक दायरे में था और शाम को जब बंद होते होते कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिली। शॉर्ट कवरिंग की भी तेजी बोल सकते हो उसको। बैंक निफ्टी आज अंडर परफॉर्मर था बट मुझे लगता है कि बैंक्स विल अगेन परफॉर्म और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अब जब वापस से परफॉर्मेंस को कैचअप करेगी तो मार्केट में तेजी आएगी और ये क्लियर हो गया कि मार्केट में लोअर साइड पे, डाउन साइड पे अच्छी खासी बाइंग आती है। हालांकि FII के आंकड़े अभी भी उतने पॉजिटिव नहीं है बट स्टिल मार्केट में कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी चल रही है और नीचे के लेवल से बाइंग आती है। और प्री बजट मुझे लगता है कि सेक्टर जो चलने चाहिए फर्टिलाइजर्स और इनमें काफी अच्छा रुझान बना हुआ है। कई सेक्टर्स है जो बजट स्पेसिफिक सेक्टर्स रहते हैं
और मिड कैप स्मॉल कैप में भी माहौल अच्छा बना हुआ, स्टॉक्स चल रहे हैं और मुझे लगता है कि ऑटो स्टॉक्स भी जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, मेटल्स आज परफॉर्म किए, तो मार्केट में कहीं ना कहीं तेजी का रुख ही अपनाना चाहिए और बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी इस तमाम जानकारी के लिए और विश्लेषण के लिए।